भी हो रहे हैं। एंड आर्टिस्ट का रोल वो होता है जो कि गेम में दिखता है, आर्ट, ग्राफिक्स, वीएफएक्स, ये सब जो तुम्हें एक्चुअली दिख रहे होते हैं। तो प्रोग्रामर और आर्टिस्ट के ऐसे रोल्स होते हैं जो तुम्हें दिख रहे होते हैं कि कहीं पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। जो डिजाइनर का जो रोल होता है वो तुम्हें एक्सप्लिसिटली कहीं पे नहीं दिखता, तुम्हें फील होता है गेम का एक्सपीरियंस कैसा है, गेम की स्टोरी क्या है, वो डिजाइनर डिसाइड करता है। मतलब एग्जैक्टली जो गेम से तुम्हें फील आती है कि ये गेम अच्छा है कि नहीं, वो स्टोरी में जो भी है ये डिजाइनर डिसाइड करता है। बाकी आर्ट और प्रोग्रामिंग अलग चलते रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद गेम डिजाइन। सो एक गेम बेसिकली होता क्या है, किसी को कोई बोलना है एग्जैक्टली उन्हें क्या लगता है गेम है क्या? अच्छा तो ठीक है। एक गेम बेसिकली एक टास्क होता है या फिर जिसमें तुम्हें कोई गोल अचीव करना होता है। अब गोल अचीव करना है तो इजीली तो अचीव नहीं कर पाओगे, कोई अपोजिशन तो होगा उसमें। डिफरेंट डिफरेंट अपोजिशंस होते हैं हर गेम में। फिर उन अपोजिशंस को ओवरकम करने के लिए तुम्हें डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट टूल्स दिए जाते हैं, और ये सब एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स के अंदर फॉलो किया जा रहा होता है बाय द प्लेयर। सो एज अ एज सीइंग अ गेम, ये होता है गेम जिसमें डिफरेंट मेथड्स, अपोजिशन, गोल्स एंड रूल्स ऑफ सेट होते हैं। सो लेट्स ब्रेक डाउन अ गेम। लेट्स से कोई फुटबॉल गेम है, फुटबॉल जैसा खेलते हैं अब सब, वो है उसमें हमारा मेन गोल क्या होता है, अपोनेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा गोल स्कोर करने हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखें कॉल ऑफ ड्यूटी गेम हो गया, तो उसमें एक प्लेयर को या टीम को नंबर ऑफ किल्स करने होते हैं, तो वो उसका गोल हो गया। अब अपोजिशन में फुटबॉल में भी सामने वाली टीम होती है जो कि गोल स्कोर कर रही है, और कॉल ऑफ ड्यूटी में भी सामने वाली टीम होती है जो तुम्हें मार रही है, तुम्हें किल कर रही है और अपने पॉइंट्स बढ़ा रही है। तो ये हो गया तुम्हारा अपोजिशन। अब इनको ओवरकम करने के लिए फुटबॉल में गोल पोस्ट होता है, डिफरेंट डिफेंडर्स होते हैं, गोलकीपर दिया जाता है ताकि तुम बॉल को रोक सको, अपने गोल डिफेंड कर सको। वाइल कॉल ऑफ ड्यूटी में कैसा होता है कि तुम्हें गन्स दी जाती हैं, स्मोक्स, ग्रेनेड्स, अलग अलग चीजें होती हैं जिससे कि तुम एनिमीज को इजिली किल कर सको। और ये सब एक सेट ऑफ रूल से गवर्न हो रहे होते हैं। जैसे कि फुटबॉल में हो गया, तुम बॉल को टच नहीं कर सकते, एक बाउंड्री के बाद बॉल चली गई तो तुम्हारे डिफरेंट फाउल्स हो जाते हैं। एंड कॉल ऑफ ड्यूटी में हो गया कि टाइम लिमिट हो गई, गन्स डिफरेंट डिफरेंट तरह की हो गई, मील्स हो गए, एंड ये सब। सो अब हमने देखा कि एक गेम था, अब इस गेम को सोचा कैसे जाता है, या कि किसी ने सोचा तो उसने कैसे किया, तो इसमें रोल आ जाता है गेम डिजाइन का। गेम डिजाइन बेसिकली गेम का आइडियाज लाना नहीं होता, वो होता है कि एक प्लेयर को एक अच्छा एक्सपीरियंस कैसे दिलाया जा सकता है, वो आता है गेम डिजाइन में। सो गेम डिजाइन को हम फर्दर 3 लेवल्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, कि लेवल डिजाइन, सिस्टम डिजाइन और नैरेटिव डिजाइन। जिसमें लेवल डिजाइन जो तुम्हें, जैसे मारियो जैसा गेम हो गया जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं, उनमें डिफरेंट ऑब्स्टेकल्स होते हैं, डिफरेंट तरह से तुम्हें जाके क्लियर करना है, वो एक लेवल डिजाइन का पार्ट आता है। सिस्टम डिजाइन बेसिकली वो हो गया कि मैकेनिक्स क्या होगा गेम के बैक एंड, वही लेवल को स्कोर करनी है, तुम्हारे पास जंप होता है, बीच में पावर अप्स आ जाती है, ये सब हो गया सिस्टम डिजाइन। और वही अगर हम मारियो के गेम में स्टोरी देखें, तो स्टोरी को बिल्ड करने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स आए थे गेम में, कैसे उसको स्टोरी बिल्ड की गई है, वो डाला जाता है नैरेटिव डिजाइन में। हम इसके बारे में आगे भी बात करेंगे अच्छे से। फिर गेम डिजाइन के बारे में बात करें, अब इसमें गेम डिजाइनर का क्या रोल आता है। बेसिकली उसे एक गेम का डिजाइन अच्छे से बनाना होता है, सच दैट कि जो प्लेयर है उसको गेम खेलने में एक अच्छा एक्सपीरियंस आए, एग्जैक्टली कि वो फील आ जाए गेम खेल के। कि जैसे देखा जाए कि एक गेम लेते हैं, फॉर्जा होराइजन 5 के तुमने ग्राफिक्स देखे हैं, और नीड फॉर स्पीड के थोड़े से लो ग्राफिक्स होते हैं, पर तुम दोनों को गेम को खेलोगे तो तुम्हें अलग अलग टाइप की फील आती है। एंड वो फील एक गेम डिजाइनर डिफरेंशिएट करवाता है। गेम के प्रोग्राम में कोच भी सेम जैसे ही है, मतलब एक कार है, रेस हो रही है, डिफरेंट थोड़ी सी एबिलिटीज आ जाती है, बट देन टू गेम आज टाइम में सब में बहुत डिफरेंट रहता है। एंड तुम्हें डिफरेंट फील आती है गेम में दोनों को खेल के, किसी को फॉर्जा ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को नीड फॉर स्पीड ज्यादा अच्छा लगता है। डिपेंड करता है उसको कैसा गेम आर्ट स्टाइल या कैसा गेम में एलिमेंट्स या नैरेटिव डिजाइन कैसे लगे। सो वो गेम डिजाइनर ये सारे नैरेटिव डिजाइन करता है, एंड वो ये सब प्रोग्रामर और आर्टिस्ट की हेल्प के साथ करके एक बेटर गेम बनाता है। सो आगे बढ़ते हैं। सो क्या होता है, एक ओरिजिनल डिजाइन है, वो डिजाइनर के पास आता है, डिजाइनर उसे अपने हिसाब से इम्प्रूव करता है, बेटर करता है, ट्विक करता है, जो भी उसे लगे, और फिर वो प्रोग्रामर और आर्टिस्ट के साथ कोलैब करके
गेम में अलग-अलग एलिमेंट्स डालता है, उसे गेम को एक इंटरेस्टिंग गेम बनाने की। अब बात करते हैं लेवल डिज़ाइन में। जैसा मैंने पहले बताया था, लेवल क्रिएशन, लेवल में क्या एलिमेंट्स आएँगे, कहाँ पे प्लेस होगा, ताकि वो जो भी प्लेयर है उसे गेम इंटरेस्टिंग, वो लेवल इंटरेस्टिंग भी लगे एंड वो उस लेवल को इजीली कंप्लीट भी कर पाए। वो आ जाता है एक लेवल डिजाइन में। लेवल डिजाइन में बेसिकली लेवल बनाना नहीं होता, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट इवेंट्स प्लेयर के इंटरेक्शन करने के लिए वो सब भी डालना लेवल डिजाइन में ही आता है। जैसे कि लेट्स से एक लेवल बना रहे हैं एंड उसमें बॉस आ गया जिसका लेवल 15 है और अभी भी प्लेयर के पास लेवल 1 की स्वॉर्ड है, तो वो कुछ भी करके उस लेवल 15 बॉस को मार नहीं सकता क्योंकि उसको कम है, मतलब उसके पास अटैक टूल्स कम है। वो भी एक परफेक्ट टूल या फिर लेवल 10 की स्वॉर्ड है, लेवल 5 की स्वॉर्ड उसको वहाँ पे मिल जाए ताकि वो उस लेवल 15 के बॉस को मार सके। वो सब लेवल डिज़ाइन में ही आता है कि सच दैट कि प्लेयर को भी एग्ज़ैक्टली टूल्स मिल जाए ताकि वो ओवरकम कर सके वो सारे चैलेंजेस को। ये सब लेवल डिज़ाइन में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट हम थोड़े जनरल टॉपिक्स में आ जाते हैं डिज़ाइन के। फर्स्ट नैरेटिव, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था, नैरेटिव डिज़ाइन एक स्टोरी को, गेम की जो एग्ज़ैक्ट स्टोरी होती है, उसको कैसे बताया जाता है, वो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स के थ्रू होता है। बीच में कट सीन्स आ जाते हैं या फिर तुम्हें कोई हिंट्स मिल रहे होते हैं गेम में, इमेजेस के थ्रू या डिफरेंट एलिमेंट्स के थ्रू तुम्हें हिंट्स मिलेंगे कि स्टोरी ऐसे वर्क कर रही है, तुम्हें ये करना चाहिए गेम में सच दैट कि तुम आगे बढ़ पाओ। वो सब नैरेटिव डिज़ाइन में आता है। नैरेटिव डिज़ाइन में हम डिफरेंट इवेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि कट सीन्स हो गए या फिर कोई इमेजेस हो गई, सच दैट कि तुम्हें बताए कि ये स्टोरी ऐसे ग्रो कर रही है गेम के अंदर। इन इवेंट्स को हम 3 तरह में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट आ जाता है एक्सप्लिसिट इवेंट्स, जो कि एग्ज़ैक्टली मैं बता दूँ, कट सीन्स आ गए बीच में, तुम्हें एग्ज़ैक्टली दिखा रहे हैं कि स्टोरी ऐसे वर्क कर रही है। प्लेयर को, लेट्स से प्लेयर की वाइफ को चाकू से मारा, किसने मारा, सब दिखाया जा रहा है, वो एक इवेंट में आ गया। या फिर कोई इम्प्लिसिट इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि कहीं से लेट्स से ब्लड ब्लड के फुटस्टेप्स आ रहे हैं कोई पाथ से और तुमने उन ब्लड के फुटस्टेप्स को फॉलो किया, फिर जाके तुम्हें डेड बॉडी मिल रही है या फिर कोई किलर मिल रहा है जिसने तुम्हारे कोई रिलेटिव को मार दिया, या ये इससे स्टोरी बन रही है। या फिर कोई इमरजेंट इवेंट हो सकता है, लेट्स से कोई तुम्हारे एनपीसी के साथ कोई परफेक्ट इंटरेक्शन था, तुमने कोई इंटरेक्शन किया, लेट्स से कि वो कहीं अ, खाई में डूब के मर रहा था, तुमने उसे जाके सेव किया। अगर तुमने उसे सेव किया, वो बाद में वो एनपीसी तुम्हारे आके कोई इवेंट में हेल्प कर रहा है, वो इमरजेंट इवेंट हो गया। या फिर एनपीसी के तुमने जैसे ही उसे सेव किया, तुम उसके साथ थोड़ी-सी इंटरैक्शंस किए एंड आगे जाके तुम्हें वो कोई लूट अच्छी तरह, ये भी एक इमर्जेंट इवेंट्स का ही पार्ट होता है, जो कि स्टोरी को और गेम प्रोग्रेशन को अच्छा फ़ील करवाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, एक्सप्लिसिट इवेंट्स में हम एग्ज़ैक्टली कट सीन्स दिखाते हैं एंड इम्प्लिसिट इवेंट्स में डिफरेंट एनवायरनमेंट हो जाता है, जैसे कि ये पिक्चर है जिसमें लिखा है कुछ, वो मे बी गेम का बहुत इम्पोर्टेंट हिंट हो सकता है तुम्हें आगे बढ़ने की हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है गोल्स। अब लेट्स से एक ब्रिज है ड्रैगन का, जिसमें तुमने पहले ही, एक ड्रैगन है, ब्रिज के एंड पे खड़ा है, अब तुम्हें उसे मारना है, तो तुम्हें एक बहुत हार्डकोर गोल चाहिए कि मुझे इस ड्रैगन को क्यों मारना है। लेट्स से इस ड्रैगन को मारने के बाद मुझे उस टावर में जाना है, पर टावर में भी क्यों जाना है? इसका एक हार्डकोर मेरे पास गोल होना चाहिए, वरना मेरे को मारना ही क्यों है? मैं कोई और पाथ भी तो ले सकता हूँ कि लेट्स से ये टावर में चढ़ के मुझे कुछ एलिमेंट मिलेगा या फिर कुछ अच्छी-सी लूट मिलेगी सच दैट कि मैं मेन बॉस को मार सकूँ या कुछ भी। एक गेम में एक हार्डकोर गोल होना चाहिए ताकि उस गोल को अचीव करने के लिए प्लेयर के पास डिटर्मिनेशन आए। अ, ज़रूरी नहीं कोई भी इवेंट हो रहा है गेम में उसके लिए हार्डकोर गोल होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास साइड मिशंस भी होते हैं। ज़रूरी नहीं होता उन साइड मिशंस को करना, बट कभी-कभार जैसे जीटीए 5 ले लो, तो हमारे पास पैसे कम पड़ गए, तो तुम साइड मिशंस को करते हो ताकि तुम्हारे पास मोर मनी अर्न कर सको या फिर कोई अचीवमेंट ले सको डिफरेंट। तो ये कभी-कभार साइड मिशंस के भी एक हार्डकोर गोल बन सकता है। बस ज़रूरी नहीं होता कि कोई भी गोल हो वो एग्ज़ैक्टली हार्डकोर हो एक गेम में। अब आगे आ जाते हैं, जैसे अब गोल आ गया, तुम्हारे पास गोल है, अब उस गोल को प्रोग्रेस करने के लिए तुम्हारे पास डिफरेंट टूल्स, मैकेनिक्स होने चाहिए ताकि तुम उस गोल को ईज़िली कंप्लीट कर सको। जैसे मैंने तुम्हें पहले एग्ज़ाम्पल बताया था कि
लेवल 15 का बॉस आ गया, लेकिन तुम इतने ज्यादा प्रोग्रेस ही नहीं कर पाए कि तुम उस लेवल 15 के बॉस को मार सको। सो प्रोग्रेशन एक अच्छा फील दे सकता है। जैसे कि जनरली गेम्स क्या करते हैं, सारे पहले तुम्हें गेम सिखाते हैं, बेसिक एलिमेंट्स क्या है, कैसे यूज करते हैं गन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर तुम गेम खेलते हो, नए चैलेंजेस आते हैं, और नए चैलेंजेस के साथ कुछ नए सरप्राइजेस भी आते हैं। कभी कभार ये प्रोग्रेशन डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, जैसे कि तुम्हें हमेशा अच्छे अच्छे वेपन्स मिलते रहे, सच दैट तुम बड़े बड़े विलन्स को मार सको। कभी कभार ये भी हो सकता है कि तुम एट द एंड, मतलब गेम चला, तुमने गेम खेला, थोड़े टाइम के बाद अब एक विलन आ गया, उसने तुम्हारे सारे वेपन्स खेल गया, तुम्हें वापस से जीरो से स्टार्ट करना है, या फिर उस विलन को मारना है, तो तुम डिफरेंट डिफरेंट गेम में डिफरेंट एलिमेंट्स से डिफरेंट मैकेनिक्स दिख रहे हैं। लेट्स से कि एनिमी है, वो बुलेट शूट कर रहा है, अब तुम्हारे पास वेपन्स तो उसने ले लिए तुम्हारे। सो तुम्हें दिखा है कि वो बुलेट डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस से बाउंस कर रही है, और फिर वो जाके एनिमी को वापस वो बुलेट डैमेज दे सकती है। तो तुम डिफरेंट सरफेसेस को पिकअप कर रहे हो, या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे गेम में जो कि तुम्हें हेल्प करेंगे कि उस एनिमी को मार सको विदाउट इवन अ वेपन। सो ये एक हेल्प प्रोग्रेशन डिटरमाइन करते हैं। अब ये सब आ गया, गेम में आ जाते हैं मैकेनिक्स। डिफरेंट मैकेनिक्स क्या होंगे? अब किसी ने अगर दो गेम्स देखे, लेट्स से सीएस गो एंड वैलोरेंट है, तुमने दोनों में से गेम देखोगे, दोनों का बेसिक गेम प्ले सेम है, मतलब गोल सेम है कि जाके स्पाइक प्लान करना है और डिफेंस टीम को स्पाइक डिफ्यूज करना है। दोनों के मतलब अपोजिशन भी सेम होता है, टीम रूल्स भी जनरली सेम है। बट डिफरेंस कहाँ जाता है? मैकेनिक्स में। जैसे कि सीएस गो में हर प्लेयर के पास अपना ग्रेनेड होता है, सच दैट कि वो स्मोक कर सके, वो ब्लाइंड कर सके। बल्कि वैलोरेंट गेम में डिफरेंट हो जाता है, उसमें हर एक डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, जिन कैरेक्टर्स की खुद की एबिलिटीज होती है, ब्लाइंड, स्मोक करना, और वो एज अ टीम मिलके खेलते हैं, सच दैट। बल्कि सीएस गो में हर प्लेयर के पास ब्लाइंड और स्मोक अवेलेबल होता है। तो ये दो डिफरेंट मैकेनिक्स आए गेम में, एंड दोनों की तरफ से गेम बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट हो जाता है, एक जस्ट सिंपल मैकेनिक डिफरेंशिएट करने से। सो गेम के मैकेनिक से भी तुम्हारा गेम डिजाइन इफेक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाती है डिफिकल्टी। आजकल के तुमने गेम्स में देखा होगा, जैसे पहले गेम्स में होता था, उसमें सिंपली चार तरह के मोड होते थे: इजी, डिफिकल्ट, हार्ड, मतलब और नॉर्मल। ऐसे करके तुम्हारे मोड होते थे। बल्कि मैं ये कहूँगा, ये डिफिकल्टी सेट करने का एक अच्छा तरीका नहीं है, कि क्योंकि तुम कभी भी गए गेम में जहाँ पे कि तुमने इजी पे सेट किया, ले लिया, एंड देन आगे बढ़ गए, देन डिफिकल्ट पे जाके खेल रहे हो, तो इसमें तुम्हें गेम का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं आ सकता है। बल्कि इसको ट्विक किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। जैसे कि आजकल के गेम जैसे फॉर्जा हॉराइजन 5 था, उसमें मैंने देखा था कि सेटिंग वही थी कि हार्ड लेना है, डिफिकल्ट लेना है, क्या लेना है। बट जैसे मैं अपनी डिफिकल्टी इंक्रीज कर रहा था गेम, तो मेरे को रिवॉर्ड ज्यादा मिल रहे थे इन गेम। तो इससे मेरे को बेनिफिट हुआ कि मैं मैं जीवन में सोना, सस्ता नशा करना, खाना। सो कि डिफरेंट, जैसे मैंने हार्ड डिफिकल्टी पे खेल रहा हूँ तो मुझे ज्यादा रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। बल्कि इससे भी अच्छा तरीका आ जाता है कि डायनामिक डिफिकल्टी हो, कि गेम्स में आप अपने आप चल रहे हो, अपने आप मतलब हार्ड बॉसेस आ रहे हैं, लाइक एनिमीज जो भी है आपके, उनका एम ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर रहा है, अच्छा हो रहा है। सो डिफिकल्टी डिफरेंट तरह के हर गेम में होती है, सच दैट तुम्हें एक गेम एक्सपीरियंस अलग दिखाई दे। सो बस इतना ही था गेम डिजाइन के लिए। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट है गेम डिजाइन में, किसी से भी रिलेटेड? ठीक है, सो वो जस्ट गिट का हेलो, एम ऑडिबल? हाँ हाँ, तेरी आवाज आ रही है। सो मूविंग ऑन विद गिट एंड गिटहब। पहले मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सबको कि गिट इंस्टॉल कर ले और गिटहब का अकाउंट बना ले, क्योंकि गिट बहुत भले ही सिंपल है पर फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। आई विल वेट फॉर 5 मिनट्स इन केस किसी ने अकाउंट बनाया नहीं हो या फिर इंस्टॉल नहीं किया हो।
हेलो, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिनका नहीं हुआ वो दे कैन कंटिन्यू। तो बेसिकली गिट एंड गिटहब जो है तुम्हारा, वो तुम्हारा वर्जन कंट्रोल होता है। वर्जन कंट्रोल का यूज यहाँ पे आता है, समझो तुम एक गेम बना रहे हो। इनके साथ तुम एक गेम का वर्जन बना जो सही से चल रहा है, तुमने कुछ अपडेट लाया है चलो उसमें, और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, तो उस केस में पूरा अनइंस्टॉल करके वापस चालू करना पॉइंटलेस हो जाता है। इससे अच्छा अगर तुम्हारे पास वर्जन कंट्रोल हो जो हर एक पॉइंट पे एक सेव फाइल रखता है उसका, जिसे तुम वापस रिवर्ट करते आ सकते हो, तो बहुत यूजफुल हो जाता है। इसलिए हम वर्जन कंट्रोल यूज करते हैं। गिट और गिटहब एक कम्युनिटी सपोर्टेड वर्जन कंट्रोल है, इसलिए इसे ज्यादा यूज किया जाता है। दूसरा काम जो वर्जन कंट्रोल में आ जाता है वो ये है कि समझो बहुत लोग काम कर रहे हैं, 10-12 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से कोई एक बंदा कोई चेंज कर दे अभी, तो उसका चेंजेस सारे में मैनुअल डालते रहना पॉइंटलेस हो जाएगा। उससे अच्छा अगर एक वर्जन कंट्रोल बनाया जाए जिसमें सब रिमोट पे हो या फिर सर्वर पे हो, जो अपने चेंजेस अपलोड किए जाए और बाकी लोगों से लिए जाए, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये सेकंड रीजन है वर्जन कंट्रोल का। और भी यही रीजन है, जैसे तुम देख सकते हो, लाइक रिव्यूइंग चेंजेस, रोलिंग बैक, creating and merging different branches. Next. So basically in this diagram you can see the workflow for version control. किसी को इंग्लिश में बोले तो प्रॉब्लम नहीं है ना? So basically तुम्हारे पास एक सर्वर होता है जो एक रिमोट रिपोजिटरी है, in which you push your game or any server or local file. From here you can take the program and take it into your computer, which here it becomes a local repository. So local repository वो जगह होती है जहाँ पे तुम अपना काम करते हो। अब तुमने अपना काम किया, अब तुम्हें काम चेंजेस पुश करने हैं, तो तुम थ्रू गिट वो पुश करके वो सर्वर पे डाल देते हो। फिर समझो किसी और को काम लेना है, देन ही विल यूज द रिपोजिटरी और जो सर्वर है और अपने लोकल में लेगा, और ऐसे काम चलते रहेगा। आई होप लोगों ने अपना गिटहब अकाउंट बना लिया हो और गिट इंस्टॉल कर लिया हो। बेसिकली गिट में तुम्हारे पास मल्टीपल कमांड्स होते हैं जो इस पीडीएफ पीपीटी में दिए हुए हैं। ये बाद में शेयर कर दिए जाएंगे। और नाउ मैं स्क्रीन शेयर करके प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ कैसे यूज होता है गिट। तो बेसिकली जो देख पा रहे हो, दिस इज द गिटहब मेन वेबसाइट। फ्रॉम हियर यू कैन क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी। आई वुड रिक्वेस्ट कि बाकी लोग फॉलो करें इसे, क्योंकि भले ये सिंपल है फिर भी फॉलो करना जरूरी है। सो हियर दिस ग्रीन बॉक्स यू कैन क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी। So repository is the place where you store your program. If it is on server, it's called remote repository. If it is on PC, it's called local repository. So हम repository को एक randomly name दे सकते हैं। Let's assume it's test1. इसमें हम कोई सा जनरल डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। So simply मैं अभी एक सिंपल C++ प्रोग्राम बना रहा हूँ। इनकेस किसी को C++ से फेमिलियरिटी नहीं है तो कुछ इश्यू नहीं है। अभी बस कोड देख लो एक बार तुम, कैसे कोड और बेसिकली गिटहब कैसे यूज होता है। So here comes git ignore. Git ignore एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यूजुअली व्हेन यू क्रिएट अ रिपोजिटरी, उसमें जो कुछ फाइल्स हो जाते हैं, तो समझो कुछ 100 MB के ऊपर हो जाते हैं, तो यूजुअली गिट उसका ट्रांसफर सपोर्ट नहीं कर पाता। तो उस केस में हम गिट इग्नोर का यूज करते हैं। गिट इग्नोर बेसिकली ऐसे सारे फाइल्स को गिट के साथ एसोसिएट नहीं करता, क्योंकि वो वापस रीजनरेट की जा सकती है ऑलरेडी थ्रू योर पीसी। तो इस तरह हम गिट इग्नोर ऐड करते हैं अपने रिपोजिटरी में थ्रू ईयर। हम करंटली C++ यूज कर रहे हैं, इसलिए हम ये रिपोजिटरी ये गिट इग्नोर यूज करेंगे। पर अभी जब तुम गेम बनाओगे तब यूनिटी यूज करोगे, तो उस केस में यूनिटी की अलग से गिट इग्नोर आती है, वो तुम यूज कर सकते हो। तो ये दबा के तुम क्रिएट रिपोजिटरी कर सकते हो। आई गेस जो जो फॉलो कर रहे हो वो एटलीस्ट इतना करके रख लो पहले।
ओके, सो मूविंग ऑन, जो तुम्हारे स्क्रीन पे भी दिख रहा है दैट इज योर रिमोट रिपोजिटरी. रिमोट रिपोजिटरी इज बेसिकली जो सर्वर पे रिपोजिटरी है तुम्हारी. अब तुम्हें अपना काम शुरू करना है, समझो इसमें. तो उस केस में तुम अपनी इस रिपोजिटरी को अपने पीसी पे लाना चाहोगे, तो उस केस में तुम गिट बैश का यूज करोगे. सो मूविंग ऑन, करंटली अपने डेस्कटॉप में है. तो हियर अगर तुम्हें गिट बैश इंस्टॉल्ड हो, तो टू इनिशियलाइज गिट बैश एट योर करंट डायरेक्टरी इन योर पीसी, जो कि बेसिकली डेस्कटॉप एट दिस पॉइंट, here you can go to show more options and just load git bash here. So git bash has been initialized here. You can see the current directory. प्रोजेक्ट एक चीज पूछनी थी आपसे कि जो मैक यूजर है वो तो नॉर्मल टर्मिनल पे चला लो ना. हाँ, नॉर्मल टर्मिनल चला सकते हैं मैक वाले. मैक में गिट नॉर्मल टर्मिनल से इंस्टॉल हो जाता है. तो बेसिकली उसका बस डायरेक्टरी का ध्यान कमांड्स रखो. सेम ही रहेंगे ना, कमांड्स सेम हाँ, ही रहेंगे. कमांड सेम ही रहेंगे, बस डायरेक्टरी का ध्यान रखो इन केस भी. तो बेसिकली अभी करंट तुम्हारा डायरेक्टरी है /डेस्कटॉप. ये आपने अभी हम मेरा अभी डिस्कनेक्ट हो गया था. आपने करंट डायरेक्टरी कैसे खोली वो दोबारा बताया कि मतलब यहाँ गिट बैश यहाँ कैसे खोला? ओके, नो इश्यूज. सो बेसिकली ऑन विंडोज तुम राइट क्लिक कर सकते हो और शो मोर ऑप्शंस में गिट बैश शेयर करके इस डायरेक्टरी में आ सकते हो. दूसरा मेथड डायरेक्टरी चूज करने का ये होता है कि cd नाम का एक कमांड होता है जो बेसिकली करंट डायरेक्टरी है तुम्हारी. तो इन केस कोई पीसी की एक रूट डायरेक्टरी होती है हमेशा, तो अपन cd/ करके उस रूट डायरेक्टरी में जा सकते हैं. तो अभी करंटली देख सकते हो minjw के आगे स्लैश लिखा है. अगर इन केस अगर डेस्कटॉप में वापस आना है तो cd डाल के ऊपर का जो सिंबल लिखा है इस तरह तुम बेसिकली डायरेक्टली ट्रांसफर करते रह सकते हो अपनी. ओके, क्लियर आउट. यस. तो बेसिकली अब पहले तो हमें git config सेट करना है. git config इज बेसिकली तुम अपना यूजर नेम जो है और ईमेल जो है उसे git के साथ एसोसिएट करते हो. तो इसके लिए हम कमांड यूज करते हैं git config _global user डॉट नेम फॉलोड बाय जो कुछ तुम्हारा नाम है. जिसमें तो ओजस ब्रदर. तो अभी मेरा जो यूजर नेम है वो गिट के साथ एसोसिएट हो गया. ये ओनली वन टाइम प्रोसेस है, इसे एक बार करने के वापस करने की जरूरत नहीं है. उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस भी कॉन्फिग में डाल दो, जो कुछ तुम्हारा ईमेल एड्रेस है. तो ये दो चीज पहले कर लो ताकि गिट सेटअप हो पाए तुम्हारे पीसी में. अगर ईमेल डालने के लिए बस यूजर डॉट नेम की जगह पे इधर बस यूजर डॉट ईमेल कर दो, बस दैट्स इट. आई गेस मेक मी वेट कर रहा हूं, मैं कर लूं. ईमेल के लिए क्या बताया आपने अभी? हाँ, गिट कॉन्फिग यूजर डॉट ईमेल कर दो डॉट नेम की जगह पे, और फिर डबल कोलन के अंदर नाम डाल दो, ईमेल डाल दो. डबल पे. मूविंग ऑन, द फर्स्ट कमांड जो हम सीखने वाले हैं वो है गिट क्लोन. गिट क्लोन बेसिकली तुम्हारे जो रिमोट रिपोजिटरी है जो तुम्हारे गिटहब पे है, जो तुम्हारे पीसी पे ले आते हैं. तो कमांड के लिए यूज करोगे तुम गिट क्लोन फॉलोड बाय, अब तुम्हारे रिपोजिटरी में वापस जाओ और उधर कोड लिखा है ग्रीन में. तो उस कोड में जो तुम्हारा HTTPS एड्रेस है उसे तुम पेस्ट कर सकते हो. कॉपी कर लो और इसमें पेस्ट कर दो. कंट्रोल V से पेस्ट नहीं होगा गिट बैश में, वो याद रखना. इन केस तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो प्रोबेबली तुम्हें वो पासवर्ड के लिए मांगेगा एज कंफर्मेशन, तो उसमें अपना गिटहब का जो पासवर्ड है वो डाल दो.
So everybody is following till now? कोई डाउट है तो पूछ सकते क्योंकि डायरेक्टरी में मैक पे डेस्कटॉप पे बना के चल लूँ ना। हाँ मतलब डेस्कटॉप भी प्रेफरेबल रहेगा क्योंकि दिखता रहेगा ना सामने। तो वैसे कौन सी भी यूज की जा सकती है, डेस्कटॉप प्रेफरेबल रहता है वैसे। तो मूविंग ऑन, हम डेस्कटॉप पे इधर test1 नाम की एक डायरेक्टरी बनी हुई है, तो हम ओपन कर सकते हैं। ओपन करने पे तुम्हें डॉट गिटिग्नोर फाइल मिलेगी, जो बेसिकली हमने स्टार्टिंग में इनिशियलाइज की थी। डॉट गिटिग्नोर फाइल तुम्हारे सारी चीजों का काउंट रखता है जो तुम्हें कंसीडर नहीं करनी गिट में। और ये डॉट गिट फाइल है, ये हिडन फाइल होती है, उसमें नहीं देखो तो भी इशू नहीं है, तुम्हारे अंदर इनिशियलाइज हो गई। सो अभी हम test1 डायरेक्टरी के अंदर जाने का चाहते हैं, तो हम cd डाल के test1 डालेंगे। सिंस test1 डेस्कटॉप के अंदर है इसलिए सिर्फ test1 डाल के काम चल जाएगा। इनकेस अपन रूट डायरेक्टरी में होते हैं तो अपने को पूरा डालना पड़ता, जितनी भी अंदर डायरेक्टरी है उतना। सो ओपनिंग test1, इधर तुम देख सकते हो कि test1 के साइड राइट साइड में बॉक्स में मास्टर अपना ब्रैकेट्स में मास्टर लिखा हुआ है। बेसिकली ये दो चीज बताते हैं। पहली बात कि गिट इस पे इनिशियलाइज्ड है और गिट में ब्रांचेस में काम करते हो तुम। ब्रांचेस क्या बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। बेसिकली ये मास्टर ब्रांच है। सो अब इसमें हम समझो, अब इस गिट रिपोजिटरी में हम कुछ चेंज करना चाहते हैं। सपोज मेरे को एक सिंपल सी सीपी फाइल बनानी है इसमें, तो मैं अभी विजुअल स्टूडियो कोड खोल रहा हूँ। किस नहीं है तो कुछ इशू नहीं है। तुम बेसिकली कोई और टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हो। प्रिज्यूमिंग तुमने अभी यूनिटी शुरू कर दिया तो तुम्हारे पास टेक्स्ट एडिटर होगा ही। और एक न्यू फाइल खोल दो। और पहले फोल्डर ओपन करो। वो फोल्डर ओपन करो जिसमें अपनी गिट डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड है। सो बेसिकली मेरे केस में test1 है अभी, तो मैं test1 के अंदर जो फाइल बनानी है वो बनाना शुरू करूंगा। इधर मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, बस जो 3 वेरिएबल लेगा और ऐड करेगा उससे। add.cpp नाम दे रहा हूँ और इधर इनिशियलाइज कर। सो बेसिकली इन अ सीपीपी प्रोग्राम यू स्टार्ट विद एन हैश इंक्लूड, जो बेसिकली तुम्हारा हेडर इंक्लूड करता है। IOStream का यूज कर रहा हूँ मैं। IOStream इज बेसिकली मैं जरा डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा, पीछे से बताओगे मतलब जहाँ पे ओके आपने वो मतलब खोला कहाँ तक हुआ था। जब आप टेस्ट खोलने वाले थे, इसका मतलब Git में। मतलब डायरेक्टरी में cd टेस्ट खोल दिया, test1 खोल दिया इधर तक। नहीं, क्लोन करने के बाद क्या करा? हाँ, क्लोन करने के बाद क्या करा? क्लोन करने के बाद cd जो करंट डायरेक्टरी होता है उसमें test1 जाके खोल दो। तो बेसिकली तुम अभी डेस्कटॉप के अंदर test1 के अंदर आ जाओगे, मतलब गिट रिपोजिटरी के अंदर आ जाओगे पीसी पे। ओके, टेस्ट वन के अंदर अपने कोई फाइल्स पहले से ही है क्या? एक गिट इग्नोर की फाइल होगी। नहीं, जो जैसे बेसिकली मैंने उसको क्लोन करा, उसका टेस्ट वन में कोई भी फाइल नहीं थी। तो तुमने वो ये किया था कि गिट इग्नोर की फाइल इनिशियलाइज की थी। Git ignore की फाइल इनिशियलाइज मतलब जब तुम नई डायरेक्टरी बनाते हो तब हाँ। उधर गिट इग्नोर की फाइल डालनी होती है, जो बेसिकली अभी एक सेकंड मुझे, मैं एक नई डायरेक्टरी टेम्पररी दिखा देता हूँ न्यू करके। ये जो है ना add.gitignore, ये किया था तुमने? हाँ, किया तो था। तो दिखाना चाहिए उसमें फिर add dot करके। एक बार और करके देखते हैं। तेरे रिपोजिटरी देख ले, तेरे रिपोजिटरी के अंदर जो तेरे ग्लोब इस पे रिपोजिटरी है, पीसी पे रिपोजिटरी मतलब इसी हाँ, इंटरनेट की, उसमें डॉट गिटिग्नोर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा? एक मिनट देख। हाँ, उस पर दिखा रहा है। तो कुछ इशू नहीं है, तेरा क्लोन सही से हुआ है, कुछ इशू नहीं है, चलने तो दे। क्लोन हो गया, बस वो दिखा नहीं रहा है उसके बाद।
ठीक है, मतलब कोई इश्यू नहीं है करंटली, अभी तो चल जाएगा वो जब तू हम्म। यूनिटी का करेगा तब कुछ हो सकता है, पर अभी कुछ इश्यू नहीं, इतना कुछ बड़ी फाइल नहीं बनेगी उसमें। ठीक। ठीक है, तो अभी हम मास्टर वन रिपोजिटरी में थे, और उसके बाद अपन एक सीपीयू फाइल बना रहे थे जो सिंपली इसमें फाइल डाल दी टेस्टिंग के लिए। तो इसमें यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी ये सीपीपी के लिए है, अगर तुम सी नॉर्मल यूज कर रहे हो या फिर एक्सपीरियंस है तो इसकी जरूरत नहीं होती यूजुअली। तुम्हारी मेन फाइल होती है, मेन फंक्शन, उसके अंदर 3 वेरिएबल अपन इनिशियलाइज कर रहे हैं, इंट ए, बी और सी। उसके बाद अपन तीनों को इनपुट ले रहे हैं, सी इन से यूज होता है, अगर तुम सी से फेमिलियर हो तो ये स्कैनएफ के इक्विवेलेंट है। फिर अपन एक और वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं डी, और डी को अपन ए प्लस बी प्लस सी लिख रहे हैं, और फिर अपन आउटपुट में बस डी दे रहे हैं फॉलोड बाय अ स्पेस, सिंपल से इतना सिंपल कोड लिख रहे हैं अपन करंटली, और फिर इस कोड को रन कर रहे हैं। तो अभी नीचे टर्मिनल में है, मुझे 3, 4 और 5 आउटपुट 12 आ रहा है, बेसिकली सिंपल एडिशन का कोड है, ये रन करना है। तो समझो अपन से कोई कोड डाल दिया अपन अपने गिट में, अपने जो रिपोजिटरी जो लोकली बनी है, तब हम लोकल रिपोजिटरी भी खोल के देखते हैं। देखो लोकल रिपोजिटरी में तो 2 चीज दिख रही होगी, एक ऐड नाम का एक सी सोर्स फाइल जो तुम्हारा बेसिकली कोड है, और वो रन करने की वजह से जो एप्लीकेशन फाइल बनेगा। इस तरह से तुम्हारे गिट रिपोजिटरी में चेंजेस होते जाएंगे, पर अगर तुम इंटरनेट पे चेक करोगे तो इंटरनेट पे कोई सी चेंज दिखेगा नहीं तुम्हें करंटली। तो बेसिकली अब हमें शुरुआत करने के लिए हम पहला कमांड यूज करते हैं गिट स्टेटस। जैसे कि ऐड सीपीपी, और अगर गिट इग्नोर नहीं होगा तो ऐड डॉट ईएक्सी भी दिखेगा। अभी करंटली ऐड डॉट ईएक्सी इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो गिट इग्नोर से ओमिट कर रहा है। ये बेसिकली तुम्हारी गिट इग्नोर का काम होता है कि जब तुम यूनिटी पे गेम बनाओगे तो कुछ जैसे तुम्हारे एसेट्स होते हैं वो इतने हेवी हो जाते हैं कि वो लेना पॉइंटलेस हो जाता है, तो उस चीज में अवॉइड करने के लिए गिट इग्नोर तुम्हारा काम करता है। तो हम गिट ऐड एज ए स्टेटमेंट यूज करेंगे, गिट ऐड और फिर ऐड डॉट सीपीपी। बेसिकली तुम्हारे जो फंक्शन, जो तुम्हारा प्रोग्राम, जो तुम्हें फाइल तुम्हें ऐड करनी है, तो तुम गिट ऐड डाल के उस फाइल का नाम डालोगे आगे। तो गिट ऐड डालने के बाद वो तुम्हारी फाइल को ट्रैक करना शुरू कर देगा। अगर फाइल चेक हुई कि नहीं वापस चेक करने के लिए गिट स्टेटस यूज कर सकते हो। गिट स्टेटस तुम हमेशा चेक करने के लिए यूज कर सकते हो। तो अभी करंटली तुम्हारी फाइल का कलर ग्रीन होगा, इसका मतलब ये जो तुम्हें चेंज कर रहे हो तुमने अभी इस बारी, वो सारे उसमें ट्रैक कर लिए गए हैं। तो समझो अगर कभी ऐसा कोई चीज हो कि तुम्हें ये फाइल नहीं ट्रैक करनी थी, तो उस केस में कमांड होता है गिट rm डैश कैश और फिर फाइल नेम। और सो डोंट वरी, अगर तुम्हें ज्यादा कमांड्स लग रहे हो तो वो हर टाइम के साथ फेमिलियर हो जाते हो तुम्हारा से, और तुम्हें कमांड सारे प्रोवाइड कर दी जाएंगे। ऑल्सो जब तुम ऐड यूज करते हो और अगर बहुत सारे फाइल्स हो तो तुम पर्सनली एक एक फाइल डालना पॉइंटलेस हो जाता है। उससे अच्छा तुम उसका अल्टरनेटिव के लिए गिट ऐड स्पेस डॉट यूज कर सकते हैं। वो इफेक्टिवली वही काम करता है पर मल्टीपल फाइल्स एक साथ ऐड कर सकता है। अभी करंटली तो एक ही फाइल है इसलिए तुम देख नहीं पाओगे उतना, और गिट स्टेटस डालने के बाद रिजल्ट इफेक्टिवली वही हो जाएगा। सो गिट ऐड समझ गया? गिट ऐड में कुछ इश्यू है किसी को? और तुम चैट में डालते रह सकते हो मैसेज इनकेस कुछ इशू हो। एक बार जरा जो ऊपर के जो एक बार कमांड से एक बार दिखाना है आप जरा, मतलब जो ऐड। हाँ, तो बेसिकली देखो तुम्हारा ऐड होता है तुम्हारी फाइल ऐड करने के लिए, तो गिट ऐड और उसके आगे फाइल नेम, जो कुछ फाइल नेम करंटली है अवेलेबल ऊपर, ये पहला कमांड है। इसके बाद सेकेंडली एक और कमांड होता है ऐड स्पेस डॉट। बेसिकली ये ऐड डॉट तुम्हारे सारे फाइल ऐड कर देते हैं एक साथ, जितने भी होंगे, जितने भी अभी करंटली चेंज हुए होंगे। और ऐड ये, और एक और कमांड है तीसरा गिट rm, जो बेसिकली तुम्हारा फाइल रिमूव कर देता है, तुम्हें चेंजेस ऐड ये दिखाने नहीं है तो रिमूव कर देता है। ये 3 कमांड अभी तक हुए हैं। फाइन। तो शुड आई मूव ऑन?
मूविंग ऑन। उसके बाद अगली चीज जो गिट में हो जाती है, जो ऐड के बाद हमेशा स्टेप होता है, कमिट। तो बेसिकली गिट ऐड करने के बाद स्टेप वाइज प्रोसेस है गिट बहुत। तुम ऐड करते हो, कमिट करते हो और पुश करते हो, यही फ्लो याद रखो हमेशा। तो गिट कमिट जो होता है वो सेकंड स्टेप आती है। गिट कमिट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हें एक मैसेज डालना पड़ता है, बेसिकली डैश एम के बाद डबल एपोस्ट्रोफी डाल के मैसेज डालना पड़ता है। अगर मैसेज नहीं डालोगे तो वो एरर देगा, और वो मैसेज नहीं डाला गया है वो इनकेस अगर तुम्हें एरर से बाहर पड़ना तो क्यू दबा के वो बाहर पड़ा जा सकता है वैसे। तो हम कमिट का नाम डालते थे कुछ, ये समझो ऐड। ये होने के बाद अपना पहला कमिट हो चुका है। तो ऐड के बाद कमिट है, सेकंड स्टेप आ गया। अब तुम एक कमांड यूज कर सकते हो गिट लॉग नाम करके। लॉग तुम्हारे सारे कमिट्स के बारे में बताते हैं तुम लोगों को। तो देखो अभी अब तक दो कमिट हो चुके हैं। पहला जो गिट इग्नोर खुद रिपोजिटरी ने इंटरनेट पे बनाया गया था, और सेकेंडली जो अभी मैंने खुद किया। इसमें तुम जो गिट में अपना यूजर डॉट नेम डाला वो दिखेगा तुम्हें, कौन से ब्रांच में गया है, हेड हेड जो मतलब तुम्हारा जो कमिट का हेड था वो कौन से ब्रांच में गया, और तुम्हारे ब्रांच का कमिट का नाम क्या है। ये तीन चीजें इसमें काम की होती है। उसके बाद अपन तीसरा स्टेप करते हैं। बेसिकली अपन ऐसे करते हैं ऐड कमिट और पुश। तो अभी अपन पुश पे जाएंगे। गिट पुश ओरिजिन। इनके इन दिस केस ओरिजिन का मतलब होता है तुम्हारा जो रिमोट रिपोजिटरी है जो इंटरनेट पे है वो। तो गिट पुश जहां पे तुम्हें डालना है अभी, और जो तुम डालोगे बेसिकली अभी मास्टर है इस केस में। तो गिट पुश ओरिजिन मास्टर करने के बाद अपना काम करेगा। और फिर जब तुम इंटरनेट पे रिफ्रेश करोगे तो तुम्हें इधर दिखेगा कि add.cpp अभी फाइल इंटरनेट पे आ चुकी है मेरी। इधर तक फॉलो कर लो, इश्यू है तो पूछ लो, ये समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार टर्मिनल खोलना आप जरा, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर दो, मतलब थोड़ा वो पीछे पिछले भी कोड दिखते हैं। ठीक है, ठीक है। जो अपना ऑर्डर ये रहा है कि गिट ऐड हुआ, पहले कमिट हुआ विथ मैसेज, और फिर गिट पुश एट ओरिजिन ओरिजिन मास्टर। ये तीन चीजें हुई अब तक। गिट पुश ओरिजिन मास्टर क्या करेगा? बेसिकली तुमने जो अभी कोड लिखा पीसी पे अपने, तुमने पीसी पे कुछ चेंजेस किए, ये दो दो फाइल ऐड, ये फाइल ऐड हो गई इधर, सही है, समझा। हाँ हाँ। तो अब ये तेरी फाइल क्रोम पे जब तू जाएगा तब क्रोम पे फाइल पहले दिखेगी नहीं। जब तू गिट पुश ओरिजिन मास्टर करेगा ना, तो बेसिकली तू जो कमिट क्रिएट किया है उसे तू अपलोड करके इंटरनेट पे डाल दे रहा है। इसका काम गिट पुश का काम है, पुश करना तेरे चेंजेस इंटरनेट पे। अब ओरिजिन इधर मतलब ओरिजिन का मतलब होता है रिमोट रिपोजिटरी, मतलब गिट पुश तो अपने रिमोट रिपोजिटरी में कर रहा है, और तेरे को क्या करना है तो तेरा मास्टर ब्रांच जो है, तो मास्टर ब्रांच के साइड में लिखा हुआ है नाम वो, तो इसलिए गिट पुश ओरिजिन मास्टर हो रहा है वो। ओके, फाइन। बस मैं 2 मिनट और रुक रहा हूँ, किसी कुछ डाउट्स है और तो पूछ सकते हाँ, एक मिनट टर्मिनल फिर से खोलना। ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग से दिखा रहे हैं। डाउट है जाके बोलो।
No doubt. ठीक है। सो अभी अपने गिट का फर्स्ट स्टेप हो गया है, मतलब तुमने कुछ चेंज किए और उसे अभी तुम्हें इंटरनेट पर डाल दिए। और ये जो अभी वो बताया गया वो भले यूजफुल है पर एडवाइस नहीं है। बेसिकली गिट में जब तुम ब्रांच बना सकते हो तो इट इज एडवाइजेबल कि तुम मल्टीपल ब्रांचेस बनाओ। मतलब समझा देता हूँ मैं तुम्हें इन केस। अब समझो एक कमांड होता है गिट ब्रांच फॉलोड बाय जो तुम ब्रांच का नाम डालना है। समझो न्यू डाल दिया अभी, तो ब्रांच जो होती है वो पैरेलल रिपोजिटरी होती है जो गिट के ओरिजिनल मेन गिट के अलॉन्ग चलती है। और तुम जब चेंजेस करते हो तो ये प्रिफरेबल होता है कि तुम उस ब्रांच में करो ताकि कुछ इश्यूज भी चुका है तो वो ब्रांच में आकर डिलीट की जा सकती है। और अगर ब्रांचेस में कुछ इशू नहीं लग रहा तो फिर इसे तुम लेके आओ और अपने मेन ब्रांच पे डाल दो। थोड़ा घुमा के प्रोसेस है पर इट इज प्रेफरेबल इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट अगेन, मेकिंग द इंटर प्रोजेक्ट अगेन। सो तुमने नई ब्रांच बनने के लिए गिट ब्रांच न्यू यूज किया। न्यू तुम्हारे बेसिकली ब्रांच का नाम है, तो अगर तुम्हें उस ब्रांच में जाना है तो तुम गिट चेकआउट इस कोड इसका यूज करते हो फॉलोड बाय तुम्हारा जो नाम था अभी न्यू है करंटली। अभी तुम देख सकते हो इधर राइट, इधर मास्टर की जगह न्यू हो गया है अभी इस बारी। तो बेसिकली तुम्हारी ब्रांच स्विच हो गई है। अभी तुम्हें करंटली इतना कुछ फर्क नहीं दिखेगा कोड में, तो तुम अभी कोड देख ही रहे हो। इधर इधर गया, ये तुम्हारा कोड है और ये तुम्हारा गिटहब है, गिट है। अगर मैं वापस मेरे को अभी मास्टर ब्रांच जाना है तो मैं वापस गिट चेकआउट कर सकता हूँ। तो बेसिकली भले तुम कुछ कर रहे हो पर कोड में तुम अभी इफेक्ट दिख नहीं रहा। और अभी समझो अपन वापस आए न्यू पे और अपने चेंजेस शुरू किए अपन इधर। समझो अभी मैं कोड से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरे कोड को मेरे को एक और वेरिएबल डालना है जो स्क्वायर निकाल दे इस फंक्शन का। तो मैं एक नया वेरिएबल इनिशियलाइज कर लूंगा इंट ई नाम करके और मैं ई को समझो डी स्क्वायर बना दिया सिमिलर दैट। और फिर सी आउट ई कर दिया तो बेसिकली तुम्हारा ई आउटपुट दे रहा है। तो इसे तुम अभी रन करोगे तो इस केस में वो 3 4 5 डालो वापस अपन, तो 12 दे रहा है और 144 दे रहा है जो बेसिकली तुम्हारा ऐड है और ऐड का स्क्वायर भी है। तो तुमने इस कोड में कुछ चेंजेस कर दिए। तो सबसे पहली बात है तुम्हें इसे कमिट करना है, ऐड करना है। अपन वापस वही प्रोसेस करेंगे ऐड कमिट पुश वाली। गिट स्टेटस करके पहले देखेंगे अपन को क्या करना है, फिर अपन वापस गिट ऐड करेंगे। थोड़ा फास्ट जा सकता हूँ ना इनकेस किसी को इशू नहीं है तो। और फिर अपन गिट कमिट करेंगे। अब इस बार भी वैसे ही डालना कंपलसरी है वरना इशू देगा। तो हम अभी ऐड स्क्वायर लिख देते कमिट का नाम। कमिट का नाम कुछ भी डाला जा सकता है, ऐसा कंपल्शन नहीं है उस पर, बस कमिट का नाम होना चाहिए। अब कमिट कर दी गई, अब गिट लॉग का यूज कर लो। अब इधर एक चीज देख लो, देखो जो सेकंड कमिट थी वो मास्टर में गई थी जो इधर लिखा गया जैसे, और जो तेरी थर्ड कमिट है वो न्यू में गई है ऐड स्क्वायर करके। और इधर गिट कमिट का टाइमिंग भी दिया गया है। बेसिकली इस तुम्हारा तुम्हारा गिट कमिट काम करता है। और इसके बाद तुम गिट पुश करोगे ओरिजिन, पर अभी ओरिजिन मास्टर नहीं होगा, ओरिजिन न्यू होगा क्योंकि अपन न्यू पुश कर रहे हैं। तो अभी अपन वापस गिटहब पे जा सकते हैं और जब रिफ्रेश करोगे तो इनिशियली एक ही ब्रांच थी पर अभी दो ब्रांच हो गए हैं, एक मास्टर और एक न्यू। और दोनों में चीजें अलग है। तो तुम्हें कमिट का अगर नाम चेक करना है तो इधर दिया हुआ है, देखो पहला जो कमिट है उसमें सिर्फ ऐड लिखा है जो तुम्हारा सेकंड कमिट था। और जो साइड में पैरेलल ब्रांच बनी हुई है उसमें ऐड स्क्वायर लिखा है जो तुम्हारा थर्ड कमिट था। इस तरह तुम पैरेलली काम करते रह सकते हो कीपिंग योर मेन ब्रांच सेफ। तो जब बहुत लोग काम करते हैं एक साथ तो मेन ब्रांच को छेड़ा नहीं जाता यूजुअली। जो हर एक बंदा जो काम कर रहा है वो अपनी खुद की एक ब्रांच बना लेता है और उस पर अपना काम करते हैं। इन द एंड वो एडमिन का काम होता है या जो कोई रिपोजिटरी संभाल रहा है या तुम्हारा टीम लीडर जो कुछ हो वो देखे सारे चेंजेस देखे और खुद से फिर कंपाइल कर दे टेकिंग इन तो उसे चेंजेस चाहिए। सो व्हेन इन डाउट क्लियर। हाँ
जैसे कि मैंने ब्रांच में भी सेम चीज को मैं क्या कहते हैं कमिट कर सकता हूँ ना, मतलब समझा नहीं सेम वापस। जैसे मैंने कोई चेंज नहीं किया और दूसरी नई ब्रांच हाँ बना के एक उसे सीधा वही पुश कर दिया, कमिट करके पुश। सीधे सीधे ऐड करके पुश कर दिए, मतलब हाँ नो इश्यूज, मतलब इशू नहीं है। वो उससे कोई दिक्कत नहीं तो पर नहीं है, मतलब बेसिकली हाँ सेम चीज को भी कमिट करने से कोई दिक्कत नहीं है बार बार। हाँ वैसे मतलब तू अभी वो पुश कर मतलब दिया, फिर तू वापस चेंजेस करके वापस पुश कर सकता है नई चेंजेस की। हाँ चेंज बेसिकली मैंने चेंज करके पुश करने से वो ब्रांच जो पहला वाला था वो डिलीट नहीं होगा अपना, वो नहीं वहाँ नहीं का नहीं वहीं वो रहेगा। सेफ रहेगा, वो सेफ रहेगा। वो मैं तो से दिखा देता हूँ एग्जांपल इन केस। ये अभी तुम्हारी करंट ब्रांच है, कौन सी वाली, जो अपनी न्यू ब्रांच है। और अभी तुम गिट चेकआउट करोगे और उसमें तुम वापस मास्टर ब्रांच पे जाओगे तो वो कोड हट गया इधर का। बेसिकली तुम भले तुम्हारा कोड सेम है बट पैरेलली वो चीजें अलग चल रही है, तो मास्टर ब्रांच का कुछ छेड़खानी नहीं हुई अब तक। फाइन। सो जो अपना लैपटॉप पे जो गिट चल रही होती है वो अपनी ऑफलाइन ना, जब बाद में अपन उसको कमिट कर देते हैं तो वो ऑनलाइन उस पर नहीं कमिट हो नहीं जाता कमिट है। नहीं, पुश पुश पे ऑनलाइन चली जाती है। कमिट वो इंटरनली एक रजिस्ट्री बना ली थी कि मेरे को इस वर्जन पे चल रहा हूँ मैं इसके, मतलब अच्छा। जैसे तुम्हारा जो ऐप के अपडेट आते हैं ना, 1.1 1.2 1.3 वैसे मान लो इसे, सिंपलीफाई समझना है तो तो। कमिट करने तक अपन लैपटॉप पे, पुश करने के बाद वो ऑनलाइन जा रहा है हाँ सर्वर और पे। कमिट करने के पहले रिपोजिटरी मतलब ब्रांच चेंज मत करना, वरना वो खुद से ये सारे चेंजेस इधर के उधर कर देगा। मतलब लेकिन अगर क्या कमिट बोला करने क्या बोला मतलब वापस अभी से एक समझो मिनट। तू न्यू न्यू में कोई चेंज किया तुमने और मेरे को ऐसा तेरे को मन करेगा क्योंकि मास्टर चेक करना है मेरे को, अगर तो डायरेक्ट कर देगा ना बिना ऐड और कमिट किए, तो तूने जो न्यू में चेंजेस किए ना वो गिट खुद से ही हाँ लिख देगा मास्टर में। तो बेसिकली पॉइंट ही हटा देगा, वो पॉइंटलेस हो जाएगा वो करना। मतलब न्यू में जो चेंजेस करने थे वो मास्टर में हो जाएंगे हाँ न्यू में भी हो जाएगा और मास्टर में भी हो जाएंगे। और दोनों में हो जाएंगे। हाँ तो वो करना पॉइंटलेस हो जाएगा। तो हाँ बेसिकली कमिट पर करने के पुराना बाद तो डाटा कुछ अपना फिर भी सेफ ही रहेगा ना। नहीं सेफ रहेगा उस केस में, क्योंकि मास्टर में चेंज हो गए ना अभी। अच्छा अच्छा ठीक है। जैसे मास्टर में मैंने एक ही फाइल क्या कहते हैं दो नेम की मैं कमेंट नहीं कर सकता ना, नहीं कॉन्फ्लिक्ट कर देगा ना वो, क्योंकि तू कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। एक नेम की दो फाइल बना ही नहीं पाएगा पहली वही बार लैपटॉप तो पे। वो रिप्लेस कर देगा उसको इस चक्कर हाँ में। एक बार पुश करना, एक बार आप बताओगे कैसे पुश कैसे कर रहे थे। बेसिकली गिट पुश फॉलोड बाय जो कुछ तुम्हारा पुश ओरिजिन का नाम जो है, मतलब गिट पुश और ओरिजिन होते हैं। ओरिजिन तुम्हारा रिमोट रिपोजिटरी हो गई, सही है। फॉलोड बाय तुम्हारा ब्रांच नेम। अभी अगर तू मास्टर ब्रांच में काम कर रहे हैं तो गिट पुश ओरिजिन मास्टर होगा, ठीक और है अगर तू रिमोट में न्यू में काम कर रहे तो गिट पुश ओरिजिन न्यू होगा। फाइन। ठीक है ठीक है। अब आते हैं अपन गिटअप की साइड पे, इंटरनेट पे। अब तूने इंटरनेट पे चीजें अपनी न्यू तेरी ब्रांच को पब्लिश कर दी, अब तेरे को पुल रिक्वेस्ट बनानी होती है। अब हम दो तरफ से देखेंगे इस पर्सपेक्टिव को। पहली बात, अगर तू एडमिन नहीं है और तू अपना काम पब्लिश कर रहा है तो उस केस में तुम लोग ऐसे देखोगे कि कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट डालोगे तुम लोग। बेसिकली जब तुम कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट डालोगे तो इधर तुम डाल दोगे कुछ में, मतलब तुम्हारा कुछ डालना है, कमेंट डालना है इसमें, वो डाल दोगे तुम, और फिर तुम पुल रिक्वेस्ट बना दोगे। तो बेसिकली तुम्हारी तरफ से काम हो गया। अब उसका पर्सपेक्टिव स्विच हो गया एडमिन की तरफ पे। ये इतना समझ आ गया। तो बेसिकली क्या बोला समझ में आया ये वाला क्या बोला। मतलब दो पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं अपन। पहले एक वर्कर और एडमिन ऐसा मान लेते हैं। तो पहला जो पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की गई ना, वो बेसिकली वर्कर क्रिएट करता है। मतलब मैंने ये चेंजेस किए हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम ये चेंजेस मेन रिपोजिटरी में ले लो अपने, तो वो पुल रिक्वेस्ट डालता है। फिर उसके बाद ये स्विच होकर इस साइड पे आते हैं। अब करंटली अपन दोनों भी सेम ही है। मास्टर मतलब जो वर्क काम कर रहा है और एडमिन जो है वो एक ही अकाउंट है, इसलिए वो सीधा स्किप कर गया इस साइड पे। और यूजुअली ये काम, ये जो ओनर होता है रिपोजिटरी का, उसको जाता है ये वाला मैसेज। फाइन। हाँ हाँ सो बेसिकली इसके बाद जो ओनर होता है वो देखता है कोई ब्रांच मर्ज कॉन्फ्लिक्ट है क्या। अब मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इसके में ऐसा हो सकता है, समझो कि दो बंदों ने एक साथ पुल रिक्वेस्ट भेज दी। एक ने लिख दिया ए डी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ने लिख दिया डी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। अब वो कौन सा हैंडल करे, तो उसके इसमें सकता है। अभी करंटली तो इस केस में कोई इशू नहीं है ऐसे, पर यूजुअली इसको अवॉइड करने के लिए एक एक करके मर्ज गिट पुश पुल रिक्वेस्ट डालना बेटर होता है। तो मर्ज पुल रिक्वेस्ट कर सकते हो
और फिर मर्ज कंफर्म कर सकते हो। तब जब तुम कोड देखोगे इस केस में, तो तुम्हारा जो मास्टर ब्रांच है अभी, उस मास्टर ब्रांच में भी ऐड स्क्वायर हो गया, मतलब मास्टर ब्रांच भी अपडेट होगी इंटरनेट पे। वो करने के बाद तुम्हारी न्यू ब्रांच है वो भी अपडेट हो गई पुश के बाद, और इंटरनेट की मास्टर ब्रांच भी अपडेट हो गई अभी नहीं, इसके बाद। फाइन। हाँ तो फिर इसके बाद अब आखिरी स्टेप पे जाते हैं। पर फिर भी अगर तुम अभी मास्टर ब्रांच देखोगे तुम्हारे जो लैपटॉप पे है, उसमें अभी भी चेंजेस दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि भले इंटरनेट पे अपलोड की है, पर अपन ने ऐसा कोई कमांड ही नहीं डाला कि इंटरनेट से जो चेंजेस हुआ है वो मेरे को चाहिए वापस। सो बेसिकली अब समझो कोई तीसरे बंदे ने वो पुल रिक्वेस्ट और भेजी थी, उससे चेंजेस हो गए इंटरनेट पे, अब तुम्हें वापस चेंजेस चाहिए तुम्हारे मेन ब्रांच में। तो उस केस में तुम ये करोगे कि गेट फेच। फेच कमांड होता है जो चेंजेस मास्टर ब्रांच में हुए हैं वो मेरे को चाहिए। तो ये सारे उसने चेंजेस रिसीव कर लिए, और फॉलोड बाय गेट मर्ज। मर्ज ये करता है कि जो चेंजेस उसने रिसीव किए वो मैं अपने डेटाबेस के साथ मर्ज करना चाहता हूँ। ये होने के बाद अब जब तुम देखोगे इधर, तो जो चेंजेस है इंट इक्वल टू ये सारे मास्टर ब्रांच में भी आ गए। ये बेसिकली सेकंड पार्ट होता है, जब जो तो दूसरा बंदा काम कर उसको चेंजेस रिसीव करने हैं, तो वो इन दो कमांड से करता है, बेसिकली गिट फेच से करता है और फॉलोड बाय गिट मर्ज। एक और तीसरा कमांड होता है गिट पुल नाम का, पर वो डेंजरस हो सकता है, उसमें कुछ इशू आ सकता है, तो सेफ ऑन अ सेफ साइड यूज करने के लिए गिट फेच और गिट मर्ज यूज करा। जैसे कि मेरे को एक पर्टिकुलर ब्रांच में मर्ज कराना है, हाँ तो मेरे तू को उस मास्टर ब्रांच ब्रांच में। तो तू उस ब्रांच में रहेगा, उस ब्रांच में तू गिट फेच करेगा और फिर गिट मर्ज करेगा। अभी ये तो मतलब अपनी जैसे गिट कि अपन मास्टर में ही थे अपन, तो अपन ने नहीं उसी नहीं में फैच कर। हाँ अगर मतलब अभी तुम तो चेक मास्टर में थे। तो तब फैच करा तो अपन उसी में मर्ज करा फिर अपन बाद में। हाँ तो फिर ठीक है, तू अगर मैं न्यू में होता फिर फैच करता, तो फिर और वो फिर गिट मर्ज न्यू डाल देता तू, बस एक सेफ्टी के लिए। हाँ एक मिनट, तो फिर मैं गेट मर्ज न्यू डालता फिर मैं। हाँ सेफ्टी के लिए। अगर मैं मास्टर में नहीं कर रहा हूँ तो मैं फिर मास्टर तो देखो डिफॉल्ट ही होता है वैसे भी। मास्टर डिफॉल्ट है। गेट अगर मैं कुछ किसी और ब्रांच में करना है तो गेट मर्ज उसका ब्रांच का नाम भी लिखूंगा, हाँ और फिर गेट फैच ओरिजिन के बाद भी लिखूं क्या उस ब्रांच का नाम? तो भी उसमें कर रहा है क्या? नहीं, जैसे कि मैंने गेट मैं हाँ पूछ तो रहा हूँ देख गेट। गिट फेच ओरिजिन का तो इशू आना नहीं चाहिए, क्योंकि तू अगर तू उस चेकआउट करके उस ब्रांच में होगा ना, तो ओरिजिन को उसके ब्रांच में ही फेच कर लेगा। अच्छा, मतलब ओरिजिन पे स्विच हो जाएगा ना वो उसी का, और तो ओरिजिन तो ब्रांच। ग्लोबल होता है, ओरिजिन तो ग्लोबल होता है, तो कौन ठीक से है, ब्रांच में गिट फेच ओरिजिन कर रहा है वो मैटर करेगा ना बाद में। हाँ मतलब वो उस ब्रांच के लिए हो जाएगा ना फिर वो ओरिजिन। हाँ हाँ फिर वो उस ब्रांच की ओरिजिन की बात हो रही होगी ना, जब अपन गेट फैच ओरिजिन कर रहे होंगे फिर वो उस ब्रांच के ओरिजिन की बात हो रही होगी ना। नहीं, गिट फेच ओरिजिन स्लैश मास्टर होता है, अगर तू गिट लॉग में देखेगा ना तो गिट फेच ओरिजिन स्लैश मास्टर होता है हमेशा। ठीक है, नहीं सिंपली जैसे कि अगर मुझे मास्टर में मेरे को फैच नहीं करना था, मेरे को न्यू में फैच करना था, तो मैं कैसे करता? ठीक है, एक बार ऐसे बाद में एग्जांपल बना के तो बता देता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। भी तो मेनली गिट का यही वर्क फ्लो था कि तुम और कोई इंपॉर्टेंट कमांड्स रह थे। तो अभी करंटली तो गिट का यही मेन चीज है। क्या आप ये पूरा टर्मिनल वाला दे सकते हैं कि मैं थोड़ा लेट आया था तो स्टार्टिंग पार्ट मिस हो गया मेरा। रिकॉर्डिंग शेयरिंग हो रही है, इसके रिकॉर्डिंग हो रही है, शेयर हो जाएगी पूरी वीडियो।